तख्ती नंबर 1 हमारी मुकम्मल हो गई थी। आज तख्ती नंबर 2 पढ़नी है, मुरक्कबात। ये जो दूसरी तख्ती है ये बिल्कुल आसान है, ये हमारी एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। और ये दरअसल तख्ती है बच्चों के लिए कि जो बिल्कुल स्कूल नहीं पढ़े हुए, तो या कोई आदमी भी ऐसा हो हम में से जो स्कूल न पढ़ा हुआ हो, तो ये उसके लिए है। इस तख्ती का मतलब सिर्फ़ इतना है दूसरी तख्ती का कि पहली तख्ती में हमने हर हर्फ को अलग अलग पढ़ा, अलिफ बा ता सा। तो हर हर्फ की अपनी एक शक्ल होती है। बा को यूँ लिखते हैं, जीम को यूँ लिखते हैं, ऐसे लाम को यूँ लंबा लिखते हैं। तो ये हर हर्फ की अपनी एक शक्ल है। लेकिन जब ये हर्फ किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलता है तो इसकी वो शक्ल नहीं रहती जो अकेले होने की हालत में होती है। मसलन लाम तो यूँ है, ये यूँ लाम है, लेकिन जब ये लाम अलिफ के साथ मिलेगा लाम अलिफ ला हो जाएगा, या ये लाम बा के साथ मिलेगा लाम बे लब हो जाएगा, या ये लाम जीम के साथ मिलेगा लाम जीम लज हो जाएगा। तो फिर ये लाम ऐसे वाली यूँ नहीं रहेगी, फिर इस लाम की शक्ल बदलती रहेगी। कभी लाम किसी और तरीके से होगा, कभी किसी और तरीके से होगा। तो पिछली तख्ती में तो हमने हरूफ और उनकी शक्लें सीखी। इस तख्ती में हमने ये सीखना है कि जब वो हर्फ किसी और के साथ मिल जाए तो वो हर्फ फिर कौन सी शक्ल में आ जाता है। अब देखें इसको, शुरू में अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ की तो वही शक्ल है जो पहले थी, बाद में भी हुई है। आगे लाम अलिफ ला लिखा हुआ है, तो ये जो देखो ना लाम की शक्ल बदल गई है। तो लाम और तरह है आगे अलिफ मिलने के साथ, नीचे छोटा सा लाम और छोटा सा अलिफ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ ये बताना है कि लाम कभी इस तरह भी आ जाता है, फिर तीसरे खाने में भी लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। तो इन दोनों दूसरे खाने के लाम और तीसरे खाने के लाम, इनमें हल्का सा फ़र्क है, लेकिन अलिफ में ज़्यादा फ़र्क है। दूसरे खाने का अलिफ और तरीके से और तीसरे खाने का अलिफ और तरीके से है। तो ये बताना चाहते हैं कि अरबी में अलिफ इन दोनों तरीके से लिखा जाता है। आगे है चौथे खाने में बा अलिफ बा। अब वहाँ तो हमने पढ़ा था बा यूँ लंबी होती है, यहाँ बा थोड़ी सी आई और आगे अलिफ आ गया। फिर आगे देखो लाम अलिफ ला, यहाँ बिल्कुल ही शक्ल बदल गई, लाम की शक्ल भी बदल गई, अलिफ की शक्ल भी बदल गई। देखिए बिल्कुल यूँ उल्टा कर दिया उसने। तो अरबी में यूँ भी लाम अलिफ ला लिखा जाता है। तो ये जो है ना नीले वाला ये अलिफ है, और जो है ना दूसरा ब्राउन कलर वाला ये लाम है। तो उसने देखो जो ब्राउन कलर वाला लाम है वो कैसे यूँ उल्टा उसने लिखा हुआ है, और जो अलिफ है नीले कलर में वो यूँ ऊपर से डाला हुआ है। अब ये लाम अलिफ ला है। तो ये भी याद रखना है कि लाम और अलिफ इस तरह भी आ जाते हैं, यानी यूँ भी अगर लिखा हुआ हो जैसे अभी हमने देख लिया तो ये भी लाम अलिफ ला होगा, यानी लाम और अलिफ होंगे। आगे खाली लाम लिखा है, ये बताने के लिए कि देखो असल लाम तो यूँ होता है। फिर आगे देखें लाम अलिफ ला की ये चौथी शक्ल है। लाम कैसे लिखा है उसने और अलिफ कैसे लिखना है, कैसा लिखा है। पीछे जो था ना वो ये दाएं से बाएं चौथे खाने में लाम अलिफ ला, ये जो रिबन की तरह बना हुआ है, इसमें देखो लाम उल्टी साइड से आ रहा है, और अभी दूसरी लाइन का दूसरा खाना इसमें लाम दाएं साइड से आ रहा है। फ़र्क महसूस हो रहा है। ये देखें, ये पहला खाना है ना, ये पहली लाइन है, ये इसको मैं पहली लाइन कहूँगा, ये दूसरी लाइन, ये इसको मैं तीसरी लाइन कहूँगा, इसको चौथी है। ये लाइनें यूँ शुमार होंगी, खाने यूँ होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। अब ये पहली लाइन का पाँचवा खाना और दूसरी लाइन का दूसरा खाना। पहली लाइन के पाँचवें खाने में लाम अलिफ ला जो है लाम यूँ आ रहा है, और जो दूसरी लाइन का दूसरा खाना है उसमें लाम यूँ आ रहा है। तो ये दोनों में फ़र्क है और इसको समझना भी ज़रूरी है। ये देखें इसमें कितने मिनट हो गए मुदस्सर भाई, इधर मैंने अब शुरू जी अभी आखिरी क्लिप के कितने मिनट हो गए जी? 40 सेकंड। अच्छा, तो लाम अलिफ ला दूसरे लाइन का दूसरा खाना, ये भी इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि अगर इस शक्ल में भी लिखा होगा तो ये भी लाम अलिफ ला होगा। आगे देखें लाम हा लह लिखा हुआ है। अब देखें लाम की शक्ल बिल्कुल बदल गई,
लाम ऊपर से नीचे छोटी सी डुंडी है, नीचे काले रंग का हा लिखा हुआ है, तो इस तरह भी लाम लिखा जाता है। फिर आगे लाम अलिफ ला लिखा उसने, तो इसमें लाम को ब्राउन कलर में उसने शो किया कि ये बताने के लिए कि ये जो लाम अलिफ ला है, इसमें बाज़ कहते हैं जो यूँ दाएं तरफ से आ रहा है ये लाम है, बाज़ कहते हैं जो बाएं तरफ से आ रहा है ये लाम है। लेकिन बहरहाल जब भी वो यूँ इस शक्ल में रिबन नुमा हो जाएगा, जब भी आएगा वो लाम अलिफ ला ही होगा, लाम अलिफ ला। आगे बा लाम बा, ये कोई लफ्ज़ नहीं है, बलब असल में ये बताना चाहते हैं कि जब बा लाम के साथ मिले और लाम फिर बा के साथ मिले तो इन हरूफ की शक्ल क्या होगी। देखें, बा लाम के साथ मिली है तो बा का शुरू वाला सिलसिला है, आगे लाम है तो लाम छोटी सी है, फिर आगे पूरी बा है, फिर आगे उन्होंने काफ बताई। तो वो पहले खाने में अलिफ को बताया था उसने कि अलिफ के साथ हरूफ जुड़े थे, दूसरे खाने में लाम को बताया कि लाम खुद हरूफ के साथ जुड़ता चला जा रहा है। अच्छा, आगे काफ, ये काफ बताया, आगे बताया कि काफ इस शक्ल में भी लिखा जाता है, यानी तीसरी लाइन के पहले खाने में भी काफ है, तीसरी लाइन के दूसरे खाने में भी जो लिखा हुआ ना ये भी काफ ही है। अब ये तो बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है जैसे गोया के लाम थी पर से बाएं तरफ डुंडी नहीं थी, लेकिन ये भी अरबी में काफ लिखने का एक तरीका है। और उसके दरमियान में जो एक टेढ़ी सी शक्ल बनाई हुई है, तीसरी लाइन के दूसरे खाने में काफ के ऊपर जो थोड़ी सी ऐसे शक्ल बनी हुई है टेढ़ी सी, ये अलामत है इस बात की कि ये काफ है। इसलिए कि हमारे उर्दू में जो काफ होता है ना, उसके ऊपर वाली वो लकीर होना ज़रूरी होता है। इस लकीर को क्या बोलते हैं जी? नहीं, जो ऊपर लकीर यूँ डालते हैं, अच्छा डुंडा बोलते हैं या कुछ और में। तो ये जो काफ है हमारे जो ऊपर यूँ लकीर डालते हैं, अरबी में ये लकीर नहीं होती, बहुत कम ऐसा होता है लकीर हो। आप देखें ना, पहली तख्ती में देखें, पहली तख्ती की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन का चौथा गैन फा काफ काफ, देखें काफ का ऊपर लकीर नहीं है जो हमारे यहाँ डालते थे। हमारे यहाँ उर्दू में काफ की एक लकीर होती है और गाफ की दो लकीरें होती हैं, लेकिन अरबी में ये लकीर होती नहीं है। तो ये आप देखें, अब तख्ती नंबर 2 में फिर वापस आ जाएं, तीसरी लाइन का दूसरा खाना काफ है और दरमियान में छोटी सी टेढ़ी शक्ल है। ये टेढ़ी शक्ल यूँ बताने के लिए है कि ये काफ है, आपने इसको लाम नहीं समझना। आगे कब लिखा हुआ है, काफ बा, काफ जब बा के साथ मिलेगी तो इसकी शक्ल क्या होगी। फिर दोबारा कब लिखा हुआ है कि काफ को इस तरह भी लिखा जाता है जैसे तीसरी लाइन का चौथा खाना, तो उसने काफ लिखकर ऊपर वो टेढ़ी शक्ल बनाई है। ये टेढ़ी शक्ल असल में हमारी उर्दू में जो काफ के ऊपर ये लंबी लकीर होती है, ये उसका मुतबादिल है। यानी हम काफ लिखते हैं यूँ और फिर ऊपर यूँ ख़त खींचते हैं, लकीर खींचते हैं। अरब ऐसा नहीं करते, अरब वो नीचे वाली काफ लिख कर अब ऊपर से वो लकीर खींचने की बजाय ऊपर ये टेढ़ी शक्ल डाल देते हैं। ये टेढ़ी शक्ल का मतलब ये होता है कि आप इसको काफ की लकीर समझें। इसीलिए जो उसने दूसरा कब लिखा है उसमें नीचे काफ लेकर ऊपर काफ के ऊपर टेढ़ी शक्ल बना दी कि यह काफ की गोया की लकीर है। आगे काफ अलिफ का, तो ये भी एक शक्ल है काफ अलिफ का की। तीसरी लाइन का आखिरी खाना काफ अलिफ का और चौथी लाइन का पहला खाना काफ अलिफ का, ये दोनों काफ अलिफ का हैं। तीसरी लाइन का जो चौथा खाना है, इस तरह काफ अलिफ का तो हमारी उर्दू में लिखते ही नहीं है। इस तख्ती को अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे उर्दू के हरूफ लिखने में और तरह हैं, अरबी के और हैं। अगर अरबी वाले हम सीख लेंगे तो कुरान पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि नूरानी कायदा आ जाए तो कुरान आ जाता है, क्योंकि कुरान में ऐसे ही अल्फाज लिखे होंगे जैसे यहाँ लिखे हुए हैं। तो चौथी लाइन में आ जाए, चौथी लाइन का पहला खाना काफ अलिफ का, ये तो बिल्कुल ऐसे लिखा हो जैसे हमारी उर्दू में लिखते हैं। बाहर जो उर्दू भी नहीं पढ़े हुए वो इसको अच्छे तरीके से देख लें। देखिए नीचे काफ लिखी और आगे अलिफ लिखा हुआ है, ये बताने के लिए काफ अलिफ का हो गया। अगला खाना बकत जो लिखा हुआ है, बा काफ ता, बा को काफ के साथ मिलाया तो देखो काफ की शक्ल बदल गई, यानी सिर्फ छोटा सा डूंडा दे दिया। आगे ता है, फिर आगे ता काफ सा लिखा हुआ है। ता काफ के ऊपर उसने फिर वही किया, काफ के ऊपर जो लंबी लकीर हम खींचते हैं
वो ख़त खींचने की बजाय उसने वो टेढ़ी शक्ल बना दी, ये बताने के लिए कि ये काफ का ऊपर वाला खींचा हुआ हर्फ है। क्योंकि अगर ये टेढ़ी शक्ल ना बनाता तो फिर क्या बन जाता, ये फिर ये लाम बन जाता, फिर ये ता लाम सा हो जाता। ये बताने के लिए कि भाई ये लाम नहीं है, काफ है, तो उसने ऊपर वो टेढ़ी शक्ल बनाई है। नीचे फिर छोटा सा काफ लिखा भी है, बताने के लिए भी इसको काफ पढ़ना है। आगे बा लिखा हुआ है, फिर ता लिखा हुआ है, फिर सा लिखा हुआ है, नून है, या है और बा है, बा अलिफ बा है। तो बा और अलिफ, नून और अलिफ, ये बार बार भी लिख रहे हैं ताकि बच्चे को अच्छे तरीके से उसकी मशक हो जाए। अब तो हम सारे ही बच्चे हैं, मैं भी बच्चा हूँ, आप भी बच्चे हैं। कुरान के आगे बच्चा बनना तो हमारा बड़ा बनना है। ये अल्लाह की तरफ से इनाम हुआ हमारे ऊपर कि हमारे हाथों में नूरानी कायदा है। आगे ता अलिफ ता है, ये ता और अलिफ मिल गए। फिर या अलिफ या है, सा अलिफ सा है, आगे बस आ गया। बा और सीन, बा जब सीन के साथ मिली है तो बा का छोटा सा डूंडा है। और आगे या और सीन, सीन पूरी है और या और बा देखो एक जैसी होगी। हालांकि जो देखो 1 2 3 4 5 6 छठी सतर जहाँ हम चल रहे हैं, यस वाला यासीन वाला, देखो जो यासीन आखिर में लिखा है या और सीन, या उसके नीचे छोटा सा लिखा हो ना, छोटी ये लिखी हुई है, तो या तो इस तरह लिखते हैं। लेकिन जब सीन के साथ मिली तो ये या की शक्ल बिल्कुल बदल गई, ये बे की तरह हो गई, या और सीन। और आगे नस, नून और सीन। अब देखिए नून तो पूरा एक गोल दायरानुमा चीज़ होती है, जैसे कि नीचे छोटा सा नून लिखा हुआ है, लेकिन जब सीन के साथ मिला तो बस छोटा सा डुंडा ही बना, डुंडा बनकर ऊपर नुक्ता लगा दिया, बस ये नून होगी। तो जब नून सीन के साथ मिलेगा तो इस तरह होगा। आगे तस, ता सीन के साथ मिल रहा है, और आगे सा सीन के साथ मिल रहा है, आगे सा जीम के साथ मिल रहा है। सज, सा वैसे तो यूँ होता है, ये देखें जैसे आप जानते सारे, ये सा है, लेकिन जब जीम के साथ मिला तो ये ऊपर थोड़ी सी डुंडी आकर फिर नीचे जीम हुआ है। तो कल ऐसा कर लें, या तो एक वाइट बोर्ड का हम इंतज़ाम कर लें, वाइट बोर्ड हमारे यहाँ है, या फिर ऐसा कर लें कि एक गत्ता, उसमें एक सफ़ेद कागज़ और एक मोटा कट वाला मार्कर लेके आ जाए, वो मैं यहाँ गत्ते पर लिख कर लिखला दूँगा ताकि सारे साथियों को नज़र आ जाए। बल्कि ऐसे ही हो जाए कि एक गत्ता हो जाए, उसके ऊपर सफ़ेद कागज़ हो जाए और एक मोटा मार्कर हो जाए, ताकि इधर यहाँ वो हर्फ लिख के दिखला दिया करें। सा और जीम, और आगे देखो ता और हा। ता जब ता वैसे तो उस तरीके से होती है जैसे हमने पढ़ी है, ये ता यूँ होती है, लेकिन जब वो हा के साथ मिली तो ता ऊपर एक डुंडी बनकर हा के साथ मिल गई, ता की बिल्कुल ही शक्ल बदल गई। तो ये जो सज और तह पढ़ा है, इसमें भी देख लें कि सा देखो कैसे शक्ल बदल चुकी है, और आगे देखो तह में ता कैसे शक्ल बदल चुकी है। चलें, इतना ही काफ़ी, हमारा वक्त पूरा हो गया।